नमस्ते बच्चों, आज हम लोग बल तथा गति के नियम का दूसरा वॉल्यूम शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में। जड़त्व तथा द्रव्यमान। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है, अर्थात अधिक द्रव्यमान या भारी वाले वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। उदाहरण पहला है, भरे हुए बक्से को धकेलने की अपेक्षा खाली बक्से को धकेलना आसान होता है, क्योंकि भरे बक्से का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व अधिक होता है। इसलिए वह अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करती है और धकेलने में ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। दूसरा उदाहरण है, एक फुटबॉल को थोड़ा सा बल या किक लगाने पर ही दूर चली जाती है, जबकि उतने ही बड़े पत्थर को उतने ही बल लगाने पर हो सकता है कि पत्थर खिसके ही नहीं। यहाँ भी फुटबॉल का द्रव्यमान कम होने के कारण जड़त्व कम होता है और अपने विरामावस्था में परिवर्तन का कम विरोध करता है, जिससे थोड़े से बल द्वारा ही अधिक दूरी तय करती है। तीसरा उदाहरण है, एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतने बल द्वारा एक रेलगाड़ी को हिलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से काफ़ी अधिक होता है। अब कुछ प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? ए, एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। उत्तर, पत्थर का जड़त्व अधिक है, क्योंकि उसका द्रव्यमान रबर की गेंद उसी आकार का से अधिक होगी। दूसरा, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी, इसमें किसका जड़त्व अधिक है? तो उत्तर होगा, रेलगाड़ी का जड़त्व साइकिल से अधिक होगा, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान साइकिल के द्रव्यमान से अधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का में किसका जड़त्व अधिक है? उत्तर, 5 रुपये का सिक्का का जड़त्व अधिक होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान 1 रुपये के सिक्के से अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? उत्तर, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। इसका कारण यह है कि शाखा के साथ पत्तियों के डंठल तो गतिशील हो जाते हैं, परंतु पत्तियों का अग्रभाग विराम जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहती है। बार बार डंठल के आगे पीछे या ऊपर नीचे होने के कारण शाखा के साथ पत्ती के डंठल का संपर्क टूट जाता है और कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। चौथा प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्यों? उत्तर, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का निचला हिस्सा बस के संपर्क में रहने के कारण बस के साथ रुक जाती है, परंतु शरीर का ऊपरी हिस्सा गतिज जड़त्व के कारण गतिशील ही रहना चाहती है और हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके विपरीत, जब बस विरामावस्था से गतिशील होती है तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का निचला भाग बस के साथ गतिशील हो जाती है, परंतु ऊपरी भाग विराम जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहता है और हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। अब हम लोग गति का द्वितीय नियम या न्यूटन
के गति का दूसरा नियम जिसे कहते हैं उसे हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ उसका परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसे हम लोग देखते हैं। गति का पहला नियम यह बताता है कि जब कोई बाह्य असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण किस प्रकार लगाए गए बल एवं वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, साथ ही लगाए गए बल की मात्रा कितनी होगी। दैनिक अनुभवों से यह पता चलता है कि त्वरित वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव अर्थात बल की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। न्यूटन ने वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि को पहले परिभाषित किया, जिसे उन्होंने संवेग नाम दिया। संवेग अर्थात मोमेंटम, इसकी परिभाषा है किसी वस्तु का संवेग अर्थात जिसे हम लोग p से सूचित करते हैं, उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग या p = m × v। संवेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम/मीटर/सेकेंड होता है। चूँकि गति के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि असंतुलित बल के द्वारा ही वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन होने पर संवेग में भी परिवर्तन होता है, परंतु न्यूटन ने देखा कि संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता, बल्कि उस समय अंतराल से होता है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इसके आधार पर उन्होंने गति का द्वितीय नियम इस प्रकार से दिया। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो गति के दूसरे नियम का गणितीय निरूपण या बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना या F = ma सिद्ध करना। तो हम लोग अभी गति के दूसरे नियम को गणितीय रूप में निरूपित करेंगे। मान लिया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से एक सरल रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। तब प्रारंभिक संवेग p1 बराबर हो जाएगी m × u और अंतिम संवेग p2 बराबर हो जाएगी m × v। इसलिए संवेग में परिवर्तन हो जाएगी p2 - p1 बराबर mv - mu। p2 और p1 के मानों को यहाँ बैठाए हैं, अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर मतलब प्रति t समय में संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, जिसे हम लोग कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर, तो बराबर हो जाएगी mv - mu/t। इसलिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि लगाया गया बल अर्थात F संवेग परिवर्तन के दर के समानुपातिक होता है, अर्थात F ∝ mv - mu/t या F = k × m × v - u/t। यहाँ mv - mu में से हम m को कॉमन लिए हैं और इस समानुपातिक को बराबर में बदलने के लिए एक आनुपातिक स्थिरांक k से उसको गुना किया गया है, अर्थात F = k × ma। इसे हमने समीकरण नंबर 1 रखा है, जहाँ k एक आनुपातिकता स्थिरांक है तथा त्वरण a बराबर होती है वेग में परिवर्तन की दर अर्थात v - u/t। तो हमने v - u/t के स्थान पर a रखा है। द्रव्यमान एवं त्वरण का SI मात्रक क्रमशः किलोग्राम एवं मीटर/सेकंड स्क्वायर है।
उपरोक्त समीकरण एक में, इस समीकरण एक में प्राप्त बल को, ये जो बल का मान यहाँ प्राप्त हुआ है, उस बल को एक इकाई बल के रूप में परिभाषित करते हैं, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। अर्थात समीकरण एक से F के जगह हम 1 इकाई बल लिखे हैं और द्रव्यमान के जगह 1 किलोग्राम और त्वरण के जगह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मान बैठाने पर ये बल का ही जो मात्रक होगा ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, और ये जो इकाई बल होगा तो इसके लिए हम लोग ये 1 इकाई बल को 1 लिखे हैं और K × 1 = 1 = K हुआ है। तो इस प्रकार हम K का मान 1 प्राप्त करते हैं। अब K के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, यहाँ K के मान को 1 बैठाने पर ये F = ma आता है। तो यही है न्यूटन का गति का दूसरे नियम का गणितीय सूत्रण, या F = ma, या F का व्यंजक हमें प्राप्त होती है F = ma। बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसे आइजैक न्यूटन के नाम पर न्यूटन भी कहते हैं, जिसे कैपिटल N द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि गति के दूसरे नियम से हमें बल की मात्रा या परिमाण प्राप्त होती है, अर्थात द्वितीय नियम बल की मात्रात्मक व्याख्या करता है, वहीं प्रथम नियम बल की गुणात्मक व्याख्या करता है। गति के दूसरे नियम से प्रथम नियम को प्राप्त करना। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं F = ma, या F = m × a का मतलब है त्वरण, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात v - u/t। t को तिरछा गुना किए हैं तो ft बराबर हुआ है mv - mu। m से हम गुना कर दिए हैं। जब F = 0 होने पर, अर्थात F का मान 0 लेने पर, F के जगह 0 बैठा है, 0 × t = mv - mu। तो 0 × t 0 हो गया, = mv - mu। mu को इधर लाए हैं तो ये प्लस हो गया, अर्थात mv बराबर mu हुआ, m कैंसिल हो गया, तो हमें प्राप्त होती है v = u। अर्थात जब F का मान 0 हो, अर्थात असंतुलित बल कार्य न करे, तब किसी भी समय t पर वस्तु एक समान वेग से गतिशील रहेगी। हमने यहाँ देखे हैं कि F 0 लेने पर v और u समान आ जाता है, अर्थात प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग एक समान रहता है, अर्थात वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगी। यदि u बराबर 0 हो तो v भी 0 होगा, अर्थात u अगर 0 लेते हैं तो v भी 0 हो जाएगा, अर्थात वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति का पहला नियम दूसरे नियम का ही एक विशेष स्थिति है। गति के दूसरे नियम को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, चूँकि F = ma, या a बराबर हम लोग लिख सकते हैं F/m, अर्थात किसी असंतुलित बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल का समानुपाती होता है एवं वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि इसके द्वारा आप देख सकते हैं a = F/m है, तो ये त्वरण F का समानुपाती होता है और द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि m नीचे है, इसलिए m का मतलब द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होगा और बल का समानुपाती होगा। तो आज हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम को परिभाषित किए, उसके लिए व्यंजक प्राप्त किए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग इस पर आधारित कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।